नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। कल भारत ने इतिहास रचा, इसरो चांद पर पहुंचा, हमारा चंद्रयान, हमारा लैंडर विक्रम प्रज्ञान, हम चांद पर हैं और आज हमने वो कारनामा किया है जो हम कह सकते हैं कि स्पेस के एक हिस्से में आज भारत नंबर 1 है, क्योंकि वो काम किसी और ने नहीं किया। हम वहां पहुंचे जहां कोई और नहीं पहुंचा, वो किया जो कोई और कर नहीं पाया। हमने कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो आगे आसमां बाकी है, अंतरिक्ष बाकी है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी कल किया कि अब हमारी निगाह सूर्य पर है। अगले कुछ दिनों के अंदर मिशन आदित्य L1, सरल भाषा में कह सके तो हमारा सूर्ययान, यह रवाना होने वाला है। अब यह क्या करेगा, कहां पहुंचेगा, और उसके बाद हम सबके बीच में से ही कोई एक भारतीय अंतरिक्ष में भी जाएगा। वो मिशन गगनयान, उसकी तैयारी कब से शुरू होगी या हो रही है, तो कहां तक पहुंची है, और उसे लेकर कोई रॉकेट कब उड़ेगा। कल का दिन वो कामयाबी के लम्हे, देश का बच्चा बच्चा उसे देख रहा था। आज पूरे देश में बच्चों के बीच में इसरो की बात हो रही है। वो पूछ रहे हैं इसरो कैसे जा सकते हैं, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है। आज देश का हर बच्चा कहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा बड़ा होकर के। ये सब हमारी कामयाबी, कल जो हमने ये तस्वीरें देखी हैं और जो कीर्तिमान रचा है, उसका नतीजा है। हमारी पूरी एक नस्ल साइंस के साथ जुड़ी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवालों के बीच पहला सवाल तो यही है कि हम अब जो चांद पर पहुंचे हैं, वहां से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ये प्रज्ञान रोवर जो निकला है लैंडर विक्रम के गर्भ से, क्या इसको हम चलता हुआ भी देख पाएंगे? क्या इसका वीडियो भी बनेगा? ये चांद की सतह पर चलेगा तो कैसे चल रहा होगा, ये कैसा बना है, इसके अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा है, ये क्या करेगा 13 दिन वहां पर। और मिशन लाइफ जो बताई गई हमें 14 दिन है, 14 दिन के बाद क्या होगा, जब वहां रात हो जाएगी तो हमारे लैंडर और इस प्रज्ञान रोवर का क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल हमारे बीच में हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे मेहमान जो स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सौम्या दत्ता जी साइंटिस्ट हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। दिनेश यादवेंद्र जी हमारे साथ हैं, स्पेस एक्सपर्ट हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और मनीष पुरोहित हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने जा रहे हैं, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। तो मैं पहला सवाल, सर आज थोड़ी बात हमको करनी है लोगों के मन में जो बड़ी जिज्ञासाएं जो अब बची हुई हैं उसकी। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि ये जो हमारा रोवर उतरा है अब विक्रम के अंदर से निकल करके, बता रहे हैं इसमें एक अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई थी, जैसे गर्भनाल होती है जिससे ये बंधा हुआ था, ताकि ये कहीं डगमगा ना जाए उतरते हुए। तो क्या उसको कट किया गया है? वो कैसे किया गया होगा जब ये उतरा है बाहर, क्योंकि आज इसकी केवल एक तस्वीर आई। देखिए, ये जो है अभी रोवर फ्री है। अच्छा। क्योंकि यदि अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू आउट लगा रहेगा तो 500 मीटर उबड़ खाबड़ जमीन में कहीं थोड़ा सा गड्ढा होगा, चलना मुश्किल है। हाँ, तो रोवर अभी काफ़ी कंपैरेटिवली फ्री है। और दोनों में जो अम्बिलिकल कॉर्ड आप बोल सकते हो वो है रेडियो कम्युनिकेशन। हाँ, दोनों में एंटेना लगा हुआ है, एक दूसरे से रेडियो मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से बात कर रहा है। और कैमरा इसमें भी लगा हुआ है, तो कैमरा से आप देख भी सकते हो। कैमरा से एक्चुअली लैंडिंग का पहले से आपको लैंडर का कैमरा सारे दिखा रहा है, वो कैमरा अभी भी चल रहा है, तो आप देख भी सकते हो। लेकिन रोवर को अभी चलने देना पड़ेगा। इस रोवर को लिमिटेड रेंज है, 500 मीटर तक वो चलेगा ये 14 दिन में। लेकिन ऐसे नहीं है रोवर गाड़ी जैसे दौड़ेगा। अच्छा। ये कुछ सेंटीमीटर चलेगा, वहाँ का जमीन जो मिट्टी है उसको टेस्ट करेगा, उसको जो एलिमेंटल एनालिसिस मतलब कौन कौन रासायनिक एलिमेंट मौलिक पदार्थ है वो टेस्ट करेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा। इस ढंग से 14 दिन से वो काम करेगा। सर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम आज बिल्कुल बेसिक जो बन के लोगों के सवाल है और बच्चे बहुत देख रहे हैं चंद्रयान को, तो वो ये पूछते हैं कि क्या ये जो रोवर है, ये जो कार जैसा बनाया है, इसमें 6 पहिए हैं, ये चलता हुआ, इसका कोई वीडियो हमको मिलेगा क्या चांद पर से? ये मिल सकता है, क्योंकि लैंडर का कैमरा चालू है। अच्छा, आप वो वीडियो कैप्चर भी कर रहा है? वो वीडियो कैप्चर भी कर रहा है। अच्छा। हाँ, यदि इसरो भेज दे हमें तो हम वो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो जनरली कम भेजते हैं। आप देखे होंगे नासा इतना मिशन भेजे है, वीडियो बहुत कम भेजते हैं, स्टिल भेजते हैं। क्योंकि वीडियो का एक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी वीडियो भी बहुत डेटा लेते हैं। यदि आप स्टिल इमेज भेजोगे, डेटा बहुत कम लेते हैं। और यहाँ डेटा बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ से सिग्नल लैंडर में जाएगा, लैंडर से आइदर सीधा आएगा डीप स्पेस नेटवर्क में। डीप स्पेस नेटवर्क मतलब इसरो का जो डीप स्पेस नेटवर्क, यदि इसरो उस टाइम नीचे नहीं होगा भारत का बेंगलुरु,
तो आपको जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, नहीं तो स्पेन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो सेंटर है, इन तीनों में कहीं भी सिग्नल वो डायरेक्टली भेज सकते हैं। यदि डायरेक्टली पीछे सामने कोई छोटा सा पत्थर आ जाए तो वो फिर ऑर्बिटर को भेजेगा चंद्रयान 2 का। तो ये डेटा बहुत कीमती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वीडियो हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए, वीडियो बहुत डेटा लेते हैं। अरे ठीक है सर, दूसरा ये लोग ये जानना चाहते हैं कि दिनेश जी कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है प्रज्ञान को? इसको वो लैंडर विक्रम कंट्रोल कर रहा है, यहां से इसरो कंट्रोल कर रहा है, या ये खुद ही चल रहा है? इसमें ऐसा है कि जो आप सोलर पैनल देखते हैं उसके ऊपर एक रिसीवर, एक ट्रांसमीटर है, टू वे कम्युनिकेशन जो रोवर के साथ कर रहा है। और रोवर जो है क्या कहते हैं कि वो लिंक्ड है वाया ऑर्बिटर, और डायरेक्ट भी सिग्नल वो ग्राउंड स्टेशन को भेज सकता है। तो उसमें असल में बहुत ज़्यादा कुछ कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी फीडेड है। उसके अंदर 2 सेंसर्स हैं। एक सेंसर है एपेक्स, तो वो क्या करेगा कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक वो है। और दूसरा जो है, दूसरा वो है क्या कहते हैं कि केमिकल एनालिसिस के लिए एक दूसरा लिब्स है। हाँ, लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड। तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। उसका मतलब यह है बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी आप डायरेक्ट सॉइल से नहीं कर सकते हो, आपको उसको भाप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो लेसर बीम जो है वो सॉइल को वेपर में करता, तब उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती। ये सब कमांड ऑलरेडी उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर दिया गया है कि उसको क्या करना है। रोवर के अंदर रोवर जो है बहुत धीमे गति से घूम रहा है। 1 सेंटीमीटर जब उतरा है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर उतर रहा था। वो इतना होता है 1 सेंटीमीटर? तो वो शायद इसलिए भी है क्योंकि शुरू में उसके जो पहिए हैं उसके अंदर एम्बलम बना है हमारा अशोक वाला, जो अशोक चक्र है और इसरो का है। तो वो अगर तेजी से चलेगा तो बन नहीं पाएगा ना। वो वेट, उसका वेट भी वैसे ही बहुत कम है, 26 किलो है सिर्फ। तो उसको दबाकर गया है। ये उसका होने के बाद वो क्या करेगा, ये एक्सपेरिमेंट करेगा, और एक्सपेरिमेंट से जो डेटा रिजल्ट आएगा वो भेजेगा लैंडर को, और लैंडर भेजेगा पृथ्वी को। अरे सर, ये जो इमेज है ना, ये जो हमें अभी केवल 2 इमेजेस आई हैं चांद से। एक पहली इमेज कल आई थी जिसमें लैंडर की शैडो दिखाई दे रही थी और चांद की सतह हमको दिखाई दे रही थी। और उसके बाद आज जो ये देर रात जो ये पिक्चर आई रोवर की, वो एक बार हमें जरा अगर आप दे दें हमारी स्क्रीन पर, आप उसको दे दीजिए तो हम लोग, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही है, बच्चे भी कई बार पूछते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है हमको। ये इसका पहिया नजर आ रहा है हमें केवल, ये व्हील है इसका। जी, इसी के ऊपर एम्बलम बना हुआ है, इसके ऊपर छाप बनी हुई है वो, मतलब डाई, एक प्रकार से डाई का काम कर रही है। 6 व्हील में ये एक ही में कर रहा है, एक हर एक में नहीं है, सिर्फ एक व्हील में है। तो ये जो इमेज है, ये जब ये पूरी तरह उतर गया है सरफेस पर, उसके बाद की लग रही है आपको, या ये उतर रहा है? बाहर निकला है बिल्कुल। क्या होता है इसको, जैसे कि आपने शुरू में बताया, अम्बिलिकल से उसको बांध के रखा है होगा जो भी है, और एक रेल होती है, वो ऐसे वो रोल भी नहीं करता, एक रेल की पट्टी टाइप का होता पीछे, उसी से वो स्लाइड करता है ताकि वो लेफ्ट राइट इधर उधर गिरे नहीं। तो इसकी पूरी रेल के थ्रू पूरी सिक्योरिटी के साथ इसको जो है वो मतलब ऐसे नहीं कि वो रोड रोलर की तरह नीचे जा रहा है बिना किसी उसमें। इसके नीचे एक रेल होती है जिसके अंदर वो फंसा हुआ होता है, और रेल गाइडेड पाथ। अब सवाल ये सर, ये इस वक्त ये प्रज्ञान क्या कर रहा है? देखिए, इस प्रज्ञान का जो अभी काम शुरू हुआ, क्योंकि अभी प्रज्ञान का बैटरी भी चार्ज हो गया होगा, क्योंकि सन अभी वहाँ है, क्योंकि कल ही दिन हो गया था। तो उसमें प्रज्ञान अपना जो 2 एक्सपेरिमेंट जो करना है उसमें कहीं जाके, क्योंकि इसका मेन काम चलना नहीं है, चलना इसीलिए है कि उतना ही छोटी एरिया में अलग अलग, यदि उसको इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ लगे तो उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ है, उसमें एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकेट्स है, कैल्शियम है, ये अलग अलग चीज़ जो बाद में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको वो टेस्ट करेगा। जैसे ये हमने एक रिप्रेजेंटेटिव वीडियो एनिमेशन बनाया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको दिखाइए जरा। क्या ये हकीकत के करीब, इससे पहले जो हम चला रहे थे वो दिखाइए एक बार जरा, जिसमें वो रोवर कम्युनिकेशन बता रहा है कैसे वो दिखा रहे थे। एक चीज और भी है जी सर। हाँ, जो आप देख रहे हैं सोलर पैनल जो एक चार्ज करेगा, उसको पावर देगा, वो ऑलमोस्ट खड़ा है, क्योंकि वहाँ हम लोग, क्योंकि साउथ लैटिट्यूड में ऑलमोस्ट 70 डिग्री में गया, तो वहाँ सोलर जो सन जो गिरेगा वो काफ़ी
टेढ़ा होके गिरेगा, इसीलिए आप उसको काफ़ी हाई एंगल में रखा है और वो धीरे इतना जोर मूव नहीं कर रहा है एक्चुअली। उन्हें जितना दिखाया गया एनिमेशन में उतना फास्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेन काम इधर से उधर जाना नहीं है। एक बार वो एनिमेशन जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं रोवर मूव कर रहा है, एक बार वो दिखा दीजिए पूरा। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या एक्चुअली इसी तरीके से जो है, ये तो आपने बताया कि ये इसका पैनल है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये कुल मिलाकर 500 मीटर ही चलेगा 14 दिन में। 14 दिन में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड करेक्ट स्पीड। मनीष पुरोहित स्टूडियो में आ चुके हैं जी। ठीक, हम मनीष ये बात कर रहे थे कि इस वक्त प्रज्ञान क्या कर रहा है और ये कैसे चलेगा, और एक जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमको कोई वीडियो मिलेगा, क्या हमको प्रज्ञान मूव करता हुआ हमको वीडियो में दिखाई देगा कभी? देखिए प्रज्ञान जो है, जैसे अब ये वाला जो पार्ट है ये रोकर बॉगी है, ये जो व्हील मैकेनिज्म जैसे हमने दिखाया कि ये एक मान लीजिए उसके सामने कोई पेबल आ गया। अब देखिए अगर ये वाला मैकेनिज्म नहीं होता ना तो ये टेढ़ा हो जाता, अच्छा तो टॉपल हो जाए, तो इसको रोकर बॉगी मैकेनिज्म कहते हैं। ये मार्स ऑर्बिटर, उसमें मार्स के जो रोवर्स हैं उनमें यूज हुआ है, नासा हैज यूज्ड दिस मैकेनिज्म। और जैसे सर ने बताया सोलर पैनल्स खड़े हैं, पावर जनरेट होगा उससे जो सनलाइट आएगी, और क्योंकि जैसे सूरज जो है वो ऐसे मूव करेगा, यूं ओवरहेड नहीं जाना है तो वर्टिकल है। आगे देखिए 2 कैमराज आपको जो दिख रहे हैं ना, तो ऐसे ये एक एक मेगापिक्सल के ये 2 कैमराज हैं, ये 3D मैपिंग करेंगे टेरेन की। ये इंफॉर्मेशन प्रज्ञान विक्रम को देगा, विक्रम ये ग्राउंड स्टेशन पे देगा, और वहां पर फिर इसकी प्लानिंग होगी कि इसको किधर मूव करना है। तो ये कंट्रोल्ड है, मतलब ये अपन ही इसको कंट्रोल करने वाले हैं। कंट्रोल्ड बाय इसरो यहाँ नीचे ग्राउंड स्टेशन से। क्योंकि देखिए ये तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर एकदम ही उबड़ खाबड़ और उधर ही जा रहा है तो हम चांस तो नहीं लेंगे ना। तो इसलिए ये जो 2 कैमराज, इनका मेन पर्पज है, इसके एक कैमरा पीछे है, वो कैमरा विक्रम को उसको विक्रम दिख रहा है उस कैमरा को, और विक्रम के कैमरा को ये दिख रहा है। तो ये एक दूसरे की फोटो जैसे पीछे से ये दिखाया इसमें, वो ये कह रहे हैं कि जो रोवर है ना, रोवर तो बाहर आ चुका है, लेकिन जो लैंडर है उसमें एक कैमरा लगा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसा आप इमेजेस अभी मेरे को पता नहीं, इसरो ने भी रिलीज नहीं करी है, लेकिन वो फॉर श्योर उनके पास है। ऐसी जैसे आप हैं और यहां से आप मान लीजिए रोवर हैं और ये लैंडर का कैमरा है, वो आप देखे रहता है, क्योंकि कमांड जो है आपसे यहां आती, यहां से ग्राउंड पे अभी हम दिखा रहे थे, दिखाइए जरा पिछला वीडियो दिखाइए। अब जब बात कर रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा, जैसे अभी सौम्य साहब ने, दत्ता साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इसका काम ये वहां सिर्फ चलने के लिए नहीं किया है, काम तो कुछ और है। इसको जो एक्सपेरिमेंट करना है, तो इसकी लेजर बीम्स इसके नीचे से निकलेंगी। मतलब लेजर बीम का एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। लेजर बीम जब टारगेट करेंगे, मानिए एक जगह में सॉइल जो टेस्ट करना है, अभी उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, मतलब उसमें अलग अलग क्या चीज है उसको पहले गैस करके वेपोराइज करके स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जब अलग अलग एलिमेंट पे अलग बेंड हो जाएगा, तो उसको करने के लिए गर्म करना पड़ेगा। तो लेजर बीम का काम है वो, उसके बाद जब अलग हो जाएगा वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट क्या क्या एलिमेंट है उसमें चांद का सॉइल में, वो एनालिसिस करेगा। चलिए, मैं अब अगला जो सवाल है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया तो बहुत से लोगों को तो पता नहीं था, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम था, तो कल पहली बार पता चला कि हम कोई सूर्य की तरफ भी कोई मिशन भेजने वाले हैं। आदित्य L1, हम उसको सूर्ययान कह सकते हैं यहाँ आम बातचीत के लिए, कि हमारा सूर्ययान कोई रवाना होगा। अब ये सूर्ययान कब रवाना होगा, ये क्या काम करेगा, और क्या ये काम हमसे पहले किसी ने किया है? जैसे हम जिस रीजन में पहुंचे यहाँ चांद पर, हमसे पहले कोई नहीं गया था, तो हम क्या ऐसा ही कोई नायाब काम सूर्य की दिशा में करने जा रहे हैं? क्या है ये मिशन, ये सूर्ययान क्या करने के लिए निकलेगा और कब जाएगा ये आदित्य L1 नाम है जो मिशन का। सूर्ययान, अगर बातचीत के लिए सूर्ययान बोले, ये पहले आदित्य के नाम से प्रपोज हुआ था और वो धरती के चारों तरफ घूमने वाला था। अब इसका स्कोप बढ़ा दिया है, अब ये धरती के चारों तरफ नहीं घूमेगा, ये धरती से 15 लाख किलोमीटर सूरज की साइड जाएगा। फॉर कंपैरिजन, अभी चांद हमने अभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? चांद 3,84,000 मानते हैं अपन, ठीक है ना? जो उस दिन सर से बात कर रहे थे, अभी कम है, अभी कम है 3,84,000 अमूमन जबान पे चढ़ा हुआ है, मानते हैं। अभी 15 लाख होगा। 15 लाख, 5 लगभग 4-5, हाँ 12-13 गुना तो हम कह सकते हैं। तो ड्यूरेशन भी 120 दिन बोला जाने का। अभी जो 40-41 दिन का ये था अपना चंद्रयान, वो 120 दिन का ड्यूरेशन है तकरीबन। आप मान लीजिए 3 महीना हो गया। वहां पर एक ऐसे पॉइंट पे जाना, उसको कहते हैं लैग्रांजे पॉइंट। लैग्रांजे पॉइंट वो L1, तभी इसका नाम है आदित्य L1। L1 उस पॉइंट का नाम है जहां इसको जाना है। वहां पर सूरज की जो ग्रेविटी है और अर्थ की जो ग्रेविटी है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। वहां पर सूरज जितना खींच रहा है और धरती जितना खींचेगी वो बराबर है।
लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो तो बराबर है लेकिन ये पूरा सेटअप घूम रहा है। तो जो पूरा सेटअप घूमेगा तो उस पे अपन जब घूमते हैं तो एक अपना बाहर की साइड फोर्स सकते हैं। जैसे गाड़ी में बैठे हैं, टर्न आता है तो क्या होता है, अपन यूं निकलते हैं, तो ये आदित्य पे भी लगेगा। तो सूरज ने धरती का वो तो बैलेंस कर दिया, ये बाहर गिरने वाले फोर्स को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि वहां पर कोई मास नहीं है जो उसको बांधे, वो एक पॉइंट है। सूरज इधर, धरती इधर, वो तो एक पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे ना, हम उस पॉइंट के चारों तरफ घूमेंगे। तो इसको ऐसे समझिए, एक धागा यूं जा रहा है, एक धागा यूं जा रहा है, ये दोनों खींच रहे हैं। तो ये जो दोनों धागे खींच रहे हैं ये उसको नीचे लाना चाह रहे हैं, वो गोल घूम रहा है, वो ऊपर जाना चाह रहा है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है ये फिजिक्स की उस एप्लीकेशन का जो 9th क्लास में कहीं आती है, सर्कुलर मोशन कि एक जब आप गोल घूमते हैं तो आप पे एक फोर्स लगता है बाहर की साइड, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए जो लगे अंदर की साइड। ठीक है, तो वो यूं गोल घूमेगा, उसको कहते हैं हालो ऑर्बिट। ठीक है। और तो पहले तो एक चीज ये क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत जब आपने कहा कि अब सूर्य का मिशन जा रहा है, जैसे मेरी माँ ने पूछा मुझसे कि सूर्य पे तो बड़ी गर्मी होती है, तो हम कोई सूर्य पर उतरने नहीं जा रहे हैं ना, हम उसके बहुत करीब जा रहे हैं। कई करोड़ किलोमीटर 16 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज। हम केवल 15 लाख जाएंगे, हम 15 लाख। तो हाँ सर, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो आप सवाल किया, ये तो है लैग्रेंज पॉइंट 2 है ऐसे, L1 ठीक है, 5 है शायद, तो L1 में जाएगा। लेकिन उससे जो आप दूसरा सवाल पूछा, ये ऐसे इस बार ऐसे कोई जगह में नहीं जा रहा है जहां पहले नहीं हुआ। एक्चुअली अभी अभी नासा का जो पार्कर सैटेलाइट मिशन है, वो पार्कर सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है जो सूरज को ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत सारे डेटाबेस। आप इस ढंग से सोचिए, सूरज के तरफ भारत का ये पहला कदम है। अच्छा, तो पहला कदम में जैसे चंद्रयान 1, उन्होंने कोई लैंडर कोई नहीं रखा था, लैंडर रोवर, सिर्फ एक इम्पैक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में सजेशन में एक मेटल डिस्क जोड़ दिया गया था। पहले कदम में आप एकदम टॉप तक जंप नहीं लगाने का कोशिश नहीं करते हैं, वो एक समझदारी का भी बात है। तो पहले तो सूरज के तरफ जाके सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए एक L1 पॉइंट में आप स्टेबल होके ऑब्जर्व कीजिए। इस मिशन के सक्सेस के बाद अब बाकी सोचेंगे, ये अभी जो मिशंस ऑलरेडी है, काफ़ी सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इस ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, नासा का पार्कर सबसे डिटेल डेटा दे रहा है। तो आपको यदि नया कुछ करना है तो आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ जंप करके चला गया ऐसे नहीं। डेटा में कहाँ गैप है, जानकारी में किस चीज़ में गैप है। जैसे मानिए जो बात हो रहा था, ये जो हमारा जो ऑर्बिटर चंद्रयान 3 का, वो पृथ्वी का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री करेगा, कि जिसमें प्राण है, लाइफ है धरती में, उसका एटमॉस्फेयर से बाकी इससे क्या सिग्नल निकलते हैं। लेकिन एक स्पेस प्रोब ऑलरेडी है जो है केपलर ऑलरेडी कई हजार एक्सोप्लैनेट, मतलब जो पूरा सौरमंडल से बहुत दूर है, हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर है, उसको ऑलरेडी स्टडी कर रहा है। तो हमें यदि नया कुछ करना है, हमें पहले ही जंप करके जो गलती लूना 25 किया दिखाने का कोशिश वो नहीं करना चाहिए। हमें देखना पड़ेगा, कोई पर्पस होना चाहिए हमारे वहां। ये बहुत सिंबॉलिक नहीं है, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने भेजा है, क्यों भेजा है, तो हम क्यों भेज रहे हैं चांद, हम क्या पता करना चाहते हैं सूरज का। इसमें पेलोड जो है ना, तो मतलब देखिए कुछ तो डिफरेंट चाहिए। तो वो क्या है कि 2 पार्ट होते हैं सूरज के। एक सूरज का ऐसा पार्ट है जिसका टेम्परेचर लाखों डिग्री है, एक पार्ट है जिसका टेम्परेचर 6600 केल्विन है। उन दोनों पार्ट को एक तरीके से हम साथ में ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पेलोड है। तो एक डेटा हमें मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत कुछ अलग तो आप ये नहीं कह सकते बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली सूरज को ऑब्जर्व करेंगे और उसके जो पेलोड है वो उन दोनों रीजन्स को ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें एक जगह तो टेम्परेचर जाता है जहां पर लाखों डिग्री टेम्परेचर हो रहा है जो सूरज का, और एक ऐसा रीजन है जहां पर टेम्परेचर 6600 केल्विन है। उन दोनों हिस्सों को हम एक साथ ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे कोई फ्रूटफुल हमें डेटा मिलता है, कोई इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक सवाल ये कि जो हम जिस सूर्य की तरफ हम अपना यान भेजने वाले हैं, तो ये कैसे ट्रैवल करेगा? जैसे अभी हम चांद पर पहुंचे, आप सबने बड़े अच्छे से समझाया था, स्लिंग शॉट। हमने पहले धरती की तरफ चक्कर लगाया और फिर एक छलांग लगा करके हम चांद की कक्षा में पहुंच गए, चांद ने हमको कैप्चर कर लिया। फिर हमने चांद के चक्कर लगाए, चक्कर छोटे करते गए और एक बार हम चांद पर उतर गए। ये क्या सीधी एक डायरेक्शन में चलने वाला काम है सूर्य की तरफ? सूर्य की देखिए कैपेबिलिटीज इसरो की अभी वही है, 2 सितंबर है, हम अभी भी वही करेंगे। अच्छा, जो चंद्रयान के लिए किया था वही चक्कर काटेंगे धरती का,
वही वो ऑर्बिट रेजिंग मनूवर होगा। लेकिन इस बार जो ऑर्बिट रेजिंग मनूवर फाइनली होगा, इस जो चंद्रयान के लिए था वो था जो 3 लाख किलोमीटर तक ले जाए। जो फाइनल ऑर्बिट रेजिंग मनूवर यहां होगा आदित्य का, वो हमें लेके जाएगा 15 लाख किलोमीटर वाले पार्ट पे, और फिर वहां पर एक बहुत क्रिटिकल मनूवर होगा, क्योंकि अगर रोका नहीं तो सूरज खा जाएगा। वो जो मनूवर होगा, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि धरती खुद भाग रही है सूरज के चारों तरफ, आप वहां से कोई चीज छोड़ते हैं और सूरज जो धरती को बांध के रख रहा है, तो आप किस स्पीड में किसी चीज को सूरज की साइड छोड़ेंगे कि वो न खींच ले उसको, उस तो धरती को वैसे ही बांधा हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक ऐसे रास्ते जाएंगे थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर वहां पर हम फिर से यहाँ पे मान लीजिए डिबूस्टिंग करेंगे एक, और उस डिबूस्टिंग में उसका ट्रैक चेंज करेंगे जिससे कि वो उस गोले में घूमने लग जाए, और फिर उस गोले में उसको मेंटेन करना है। तो वही है, 3-4 मनूवर इधर होंगे, एक यहाँ हाँ सर। एक इम्पोर्टेंट, कल यदि आप नोटिस किया है, मेरे ख्याल में के शिवन का, जो पहले चेयरमैन थे इसरो का, उनका एक स्टेटमेंट था, जे इसरो का अभी टाइम आ गया, ये फ्रूगल इंजीनियरिंग बहुत कम पैसा में, मिनिमम जितने में हो सके करते थे हम लोग अभी तक, लेकिन अभी हमारे सामने जिस ढंग का मिशन आ रहा है, हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने पहला इंडिकेट किया, पैसा खर्च करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने पहले, पैसा तो थोड़ा बहुत खर्चा होगा ही, आप एक शॉट की जगह एक जैकेट लगाएंगे, थोड़ा पैसा खर्चा होगा। बीबीसी वालों को नहीं पसंद आ रहा है। हाँ। आपको देखा है ना आपने, वो चर्चा सुनी है ना? वो सुना नहीं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपकी राय लेता हूं अभी उस पर, वो भी उसका जवाब मिलना चाहिए, जवाब दे देंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला, भारत अभी जिस ढंग का मिशन के बारे में सोच रहा है, उसमें हमें ज्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल को तरफ जाना पड़ेगा। हमारा अभी लिमिटेशन है LVM-3, जो जिसको GSLV बोला जाता था, वो हमारा सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, जो अभी लेके गया है, अभी लेके गया है। अच्छा। लेकिन उसको कैपेसिटी इस ढंग का मिशन के लिए काफी लिमिटेड है, इसलिए बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके चांद में भी पहुंच सकते, वरना हम सीधे जाते ना, सीधे मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाते। जैसे लूना 25 भी गया, अपोलो गया। एक फायदा ये है कि सर मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद फिर चर्चा हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है, चांद के बाद सूरज। अब हम सूरज की और सूरज पहुंचने की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सूरज तक नहीं, लेकिन सूरज के यहां से थोड़ा सा और नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अंतरिक्ष में भारतीय को भी पहुंचाना है, यानी हम में से कोई एक भारतीय जाएगा, वो गगनयान, उसकी तैयारी जो है वो अभी उसमें कितना वक्त लगेगा और इसरो उस पर क्या काम कर रहा है। और जितने छोटे बच्चे हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और कल जितने देश भर में बच्चों ने देखा है चंद्रयान को उतरते हुए, वो सब ये जानना चाहते हैं कि हम अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैसे बने, हम हमारे तीनों जो साथियां बैठे इनके जैसे कैसे बने। तो इनसे हम पूछेंगे कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला, और हमने बात की जो हमारा प्रज्ञान रोवर इस वक्त चांद की सतह पर चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, क्या ये मून वॉक कर रहा है, तो आखिर ये वहां पर इस वक्त क्या कर रहा होगा, क्या काम कर रहा होगा, हमें इसकी तस्वीरें, इसका वीडियो कब मिलेगा देखने के लिए, और इस मिशन को अगले 13-14 दिन और क्या क्या करना है, ये हमने आपको बताया। सूर्य की तरफ जो हम मिशन भेजने वाले हैं उसकी हमने बात की है। स्टूडियो में मनीष पुरोहित जी, सौम्या दत्ता जी और दिनेश यादवेंद्र जी हमारे मेहमान हैं। अब एक सवाल जो कल से बहुत से लोग पूछ रहे हैं, इसरो को दुनिया जानने लगी है। अब इसरो के साइंटिस्ट को कल जब आपने देखा होगा स्क्रीन पर, उनकी खुशी, उनके चेहरे, कैसे वहां पर इतने सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कैसे कमांड दी जाती है, कैसे हमें अंतरिक्ष में जो हो रहा है, चांद पर जो हो रहा है, वो डेटा हमको कैसे पता चल रहा है कि कामयाबी के साथ हमारा मिशन वहां पर पहुंच गया है, इसको देख करके न जाने कितने लोग इंस्पायर हुए हैं, प्रोत्साहित हुए हैं, खास करके हमारी यंग जनरेशन। और वो समझना चाहती है स्पेस की साइंस क्या होती है, वो समझना चाहते हैं हम कैसे स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम इसरो कैसे जा सकते हैं। तो बैठे हैं हमारे साथ जो कि एक इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। मनीष, बताइए आप जरा, इसरो जाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, इसरो पहुंचने के कुछ सेट तरीके हैं। जैसे ये मेरे को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब मैं बहुत खुश हूं कि ये सवाल आज डिस्कस हो रहा है टीवी पे, क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें आने वाले भविष्य में स्पेस इनोवेटर्स मिलेंगे कब, जब यूथ इस देश का ऐसे सवाल पूछेगा कि मैं कैसे पहुंच सकता हूं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट है। अगर जो भी बच्चा देख रहा है, अगर आप 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, तो इसरो जाने का आपके पास जो तरीका है, एक एग्जाम होता है इंडिया में IIT JEE का, JEE मेन एंड एडवांस। JEE मेन एंड एडवांस का आप एग्जाम लिखते हैं, JEE एडवांस के अंदर आप सेलेक्ट होते हैं, तो इसरो का एक इंस्टीट्यूट है IIST त्रिवेंद्रम में, तो आप वहां पर एडमिशन लेते हैं कॉलेज में। वो कॉलेज है
जो आपको स्पेसिफिकली वो कॉलेज बनाया इसलिए गया है जिससे कि आपको स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो पढ़ाई जाए। वहां पे कोर्सेज ही वही चलाते हैं, सारे कोर्सेज वही, एवियोनिक्स होगा, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स होगा, यही कोर्सेज हैं। और वहां पर जब आप अपने 4 साल की डिग्री पूरी करते हैं, उनके क्राइटेरियाज हैं कि आपको कितना परसेंटेज, कितना CGPA मेंटेन करना पड़ेगा। वहां से इसरो जो है एक नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस के बाद बच्चों को पिक नहीं, अभी आपने क्योंकि IIT से शुरुआत किया, तो केवल क्या IIT के बच्चे वहां जा सकते हैं? IIT का जो एग्जाम होता है ना, JEE मेन एडवांस, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया JEE एडवांस है, उस इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो बच्चे JEE एडवांस में अपीयर होते हैं और उसको क्लियर करते हैं JEE एडवांस में, हाँ। तो बैचलर्स के अंदर एडमिशन का जो क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री के अंदर IIST में आफ्टर 12th, वो JEE एडवांस है। ओके। और अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं और आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लगता है मैं IIST में मास्टर्स करना चाहता हूं, लेकिन मास्टर्स के लिए तो और भी बहुत सारे विकल्प खुले हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग को समझना या फिर इसरो में नौकरी करना, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं। पहले नौकरी का तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे वहां पहुंचेंगे। तो मैंने एक बताया, अगर आप स्कूल के बच्चे हैं तो आप JEE मेन एंड एडवांस का एग्जाम लिखेंगे। JEE मेन एंड एडवांस का एडवांस आप क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल हैं IIST में अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए आप नहीं पहुंच पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कुछ ऐसा थोड़ी ना कि सभी पहुंच जाएंगे, सभी क्लियर करेंगे, तो क्या करेंगे? तो अगर आप नहीं पहुंच पाए और आपने किसी दूसरी कॉलेज से अपनी डिग्री करी है, तो आप अपनी डिग्री पूरी करिए। और फिर होता है ICRB, इसरो का सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक एग्जाम होता है। अब उसके 2 पॉसिबल उनके सिलेक्शन प्रोसेस हैं, या तो वो खुद अपना टेस्ट करवाएंगे, जो ICRB का इसरो का टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर वो गेट का स्कोर लेते हैं कि आप अपनी डिग्री पूरी कर ली, आपने बीटेक की, आपने गेट का एग्जाम लिखा, आपका गेट का स्कोर जो आप बताइए, एक मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। अब मैं मेरी कहानी बता देता हूं। मैं जब मेरी डिग्री मैंने पूरी करी तो मैंने ICRB का एग्जाम लिखा था, फिर मेरे को इंटरव्यू कॉल आया, मैं इंटरव्यू के लिए गया और मैं इतना लकी हूं, मैं अभी जब इंटरेक्शन हो रहा है चंद्रयान 3 के लिए, तो सुरेंद्र पाल सर थे, उनने कभी आर्यभट्टा के टाइम पे काम किया हुआ है, वो उस पैनल के कम्युनिकेशन पार्ट को देख रहे थे और वो अभी पैनल में थे। और आई गॉट अ चांस कि जिनने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था इंटरव्यू के बाद कि मैं इसरो में सर्विसेज कर पाऊं, उनके साथ मैं पैनल पे बैठा था। देखिए होता है कि एक बड़ा पैनल होता है, 6 से 7 लोग जो हैं वो सीनियर साइंटिस्ट वो बैठते हैं, अलग अलग सेंटर से आते हैं। ये इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, मतलब आपने जब एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया या आपका गेट के स्कोर पे आपका मेरिट में सिलेक्शन हो गया, एक लिस्ट बनती है, आपको कॉल आता है। मैं भी बताऊंगा कि कौन कौन सी डिग्रीज के लिए रहता है, क्या क्या कैटेगरीज रहती हैं, क्योंकि ये सवाल मेरे से अमूमन पूछा जाता है। तो फिर वो इंटरव्यू पैनल जो होता है वो आपसे सवाल पूछता है, वो आपसे पूछता है कि आपके बेहतर सब्जेक्ट बताइए जिन पे आपकी पकड़ अच्छी है, और फिर वो उसी के हिसाब से सवाल पूछता है और बहुत ही कंफर्टेबल आपको कर देते हैं। ठीक। और सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो अब या तो आप पढ़ाई कीजिए उस कॉलेज से जो आपने बताया त्रिवेंद्रम के, या फिर आप सीधे इसरो में अप्लाई कीजिए अपनी डिग्री लेने के बाद, फिर आपको वो उनका क्राइटेरिया उसमें आप फिट होते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा। अच्छा, जो तस्वीरें लोग देख रहे थे, लोगों ने कुछ कोई खासकर क्योंकि आजकल तो फिल्मों से ही पता चलता है, तो हमारी साइंटिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एक सफेद रंग का जो है आपको लैब कोट पहना होना चाहिए, हाथ में कोई बड़ा सा इक्विपमेंट भी होना चाहिए, हाँ, और वो जो है जैसे या तो वो क्रिश फिल्म आई थी या अभी कोई वो मिशन मंगल पिक्चर आई थी, तो वैसा कोई एक बड़ा सा हॉल होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे यंत्र लगे होने चाहिए, उनमें से आवाजें भी आनी चाहिए अलग अलग किस्म की। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा है। कैसी होती है स्पेस लैब, कैसी होती है? देखिए, मैं सैटेलाइट सेंटर में था और हम सैटेलाइट का पावर सिस्टम बनाते थे, पावर सिस्टम डिजाइन होता था सैटेलाइट का। तो जो मेरा टेन्योर था जब मैं इसरो के साथ था उस वक्त, तब चंद्रयान 2 प्लान था, मंगलयान हुआ है, GSAT मिशन हुए, IRNSS जिसका नाम अभी नाविक है, ये सारे मिशंस थे। तो एक लैब होती है बड़ी, हमारा सिटिंग एरिया अलग होता है, एक क्लीन रूम होता है। क्लीन रूम मतलब एक ऐसा लैब का सेटअप होता है जहां पर ये कंट्रोल्ड होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पार्टिकल्स होंगे, ये कंट्रोल होता है। मतलब काफी उसको उसके अंदर एक तरीके से एयर का फ्लो, ह्यूमिडिटी, ये सब सैनिटाइज्ड हम कह ले होता है। हाँ, लेकिन क्लीन रूम ना, उसका नाम ही क्लीन रूम होता है। अलग अलग क्लासेस का होता है कि जैसे 1 लाख पार्टिकल्स,
10,000 क्लास क्लीन रूम, ऐसे नाम होता है। तो वो क्लीन रूम होता है जिसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, अटपटी आवाजें तो नहीं आती हैं। अब जो मेरा पार्ट था, हम सोलर पैनल पे काम करते थे, तभी तो आपने मैं सोलर पैनल वाले डिवीजन में था, वी यूज्ड टू वर्क इन सोलर पैनल। तो वहां पर हम जब काम करते थे तो ऐसा रहता था कि आप जब क्लीन रूम में आते तो एक पहले चैम्बर होता है, आप अपने आप को पूरा कवर करते, वो सही आप जो बोले थे, वो सफेद रंग का जो होता है। जूते पहने तो उसके ऊपर कवर लगाइए, एक कैप लगेगी, आप पूरा सफेद रंग का एक कोट रहता है आप पहनते हैं। जो फर्श होता है उसके ऊपर एक शीट लगी हुई होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बिल्डअप नहीं होनी थी। मतलब जैसे अपन कभी कभी ऐसे बैठ के उठते हैं तो अपने वो चार्ज आ जाता है, जो अपन टच करते तो चटक आवाज आती है, करंट सा लगा। हाँ, अब ये स्पेसक्राफ्ट के मामले में ये पूरा सिस्टम खराब करने वाली चीज है। तो एक शीट लगी होती है जिससे कि वो चार्ज, स्टैटिक चार्ज आप पे ना बने तो आपके शरीर से वो नीचे उतार ले। ठीक है, दत्ता साहब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे होंगे, मनीष जो बताया थोड़ा इंटिमिडेटिंग है, थोड़ा डरावना जो है इतना सारा। एक्चुअली पहला तो समझना चाहिए साइंटिस्ट मतलब सिर्फ लैब में काम करना नहीं है। अब स्पेस साइंस में भी ये जो सैटेलाइट पर रॉकेट का ट्रैजेक्टरी जब तैयार करेंगे तब कंप्यूटर में करेंगे, प्रोग्राम में करेंगे, प्लस उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग है, सिमुलेशन है। तो इसके लिए आपको सैनिटाइज लैब में ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे इसरो का एक हिस्सा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो अहमदाबाद में है, SSC, वहाँ बहुत सारे काम होता है स्पेस के एप्लीकेशन में। तो मुझे याद है लेट 2000 में मैंने SSC के लिए, मैंने इसरो के लिए एक साइंस चैनल का प्रपोजल था, उस साइंस चैनल का प्रपोजल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने लिखा था। तो मैंने कोई लैब कोट नहीं, वो इसरो का ही SSC का ऑफिस में बैठ के लैपटॉप लेके हमने बहुत कुछ काम किया। तो साइंस कोई एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में नहीं होता है, साइंस थ्योरी होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, लैब में होता है, अपना रूम में होता है। बेसिकली हम दिखाई रहे, ये हमारा वो जो लैंडर था, पहले तो जो रॉकेट लेकर के गया, उसके बाद लैंडर जो था, जहां से जो प्रोपल्शन मॉड्यूल इसका था, कितने छोटे छोटी चीजें हैं जिस पर न जाने कितने लोगों ने काम किया होगा। उसको वो सब साइंटिस्ट है। वो मैं साइंटिस्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन जानना बड़ा जरूरी है। इन्होंने बहुत सही कहा, साइंटिस्ट और आम इंजीनियर में क्या फर्क है। इंजीनियर जो है अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, रेगुलर वर्क अगर कर रहा है कि भाई वो मारुति या किसी कार का चक्का बना रहा है या स्टीयरिंग बना रहा है, उसने एक बनाया ऐसे 100 बनाएगा। साइंटिस्ट प्रोजेक्ट में काम करता। प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसको जो R&D करके पहली बार कोई चीज या सिस्टम बना रहा, उस पे काम करने वाले को साइंटिस्ट बोलते हो। मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। असल में हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा पहले इज्जत साइंटिस्टों की नहीं थी, विदेशों में अमेरिका, जापान, जर्मनी, तो कंट्री बिल्डर्स आर साइंटिस्ट। ठीक। अब ऐसे हम क्योंकि साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, हमने आपसे कल वो तस्वीरें देख करके हमने कहा इतने कितने लोग प्रेरित हुए, हमारा मन किया कि यार हमने भी उस वक्त जो है अगर पढ़ा होता, ऐसा हम भी इस फील्ड में होते तो आज कितना अच्छा लग रहा होता। लेकिन आपको एक कमाल के साइंटिस्ट की तस्वीर हम दिखाते हैं। कल से आप लगातार, यह है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। जैसे आपने इंडिया वर्ल्ड कप जीती, सब धोनी सबको याद है ना, हम वर्ल्ड कप जब जीते तो कैप्टन को तो कैप्टन ही कमांड कर रहा होता है शिप को। इसरो में ये जो अब जो हमारा जो ये चंद्रयान गया, तो इसके कैप्टन इसरो के वो एस सोमनाथ थे। सोचें जरा कितना प्रेशर इनके ऊपर उस वक्त होगा। ये तो खुशी उस वक्त की है जब फाइनली आपको पता चल गया कि हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन उससे 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, वो जो 19 मिनट का जो फाइनल वक्त था काउंटडाउन का, कितना प्रेशर रहा होगा मनीष, खास करके इसरो चेयरमैन के ऊपर। देखिए प्रेशर होता है, लेकिन जब क्लोजली मैंने देखा है ना, थोड़े से इम्यून भी होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक साइंटिफिक एंडेवर है, चैलेंजेस हैं, लेकिन इन्हीं ने ही काफी समय पहले भी बोल दिया था कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, ये कॉन्फिडेंस उनका कि पहुंचेंगे तो जरूर। तो वो जब इनने बोला तो इन्हें ये वाला जो पार्ट था ना, जब इन्हें बोला था तो वो एक कन्विक्शन था इनका, एक बिलीफ था, क्योंकि इनको किस पे विश्वास था। देखिए वो जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना, बहुत डिटेल्ड होता है। ये डिजाइन का जो प्रोसेस है बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत सारे चेक्स होते हैं, इनको उस पे विश्वास था। तो देखिए एक इंसान इनको अपनी तैयारी पे भरोसा था। तो वो एक नॉर्मल एक इंसान का रहता है, वो थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा वो हाथ थोड़े ठंडे हो जाना, वो तो जनरल प्रोसेस है। वो तो आप सब कुछ तो ऐसे मतलब है तो इंसान ही, तो वो रहता है। मेरे इंसान। अब देखिए हम आपको सोमनाथ साहब की 3 तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं।
सोमनाथ साहब, ये जैसे मनीष ने भी कल बताया था कि एक वहां पर एक आप कह सकते हैं ट्रेडिशन है कि आप कोई मिशन लॉन्च करते हैं तो उससे पहले हम तिरुपति बालाजी लेकर के जाते हैं, पूरा मॉडल बना करके लेकर के जाते हैं। बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना भी की, भाई एक साइंटिस्ट का या एक साइंटिफिक मिशन का क्या लेना देना है भगवान से, क्या लेना देना है किसी मंदिर से, पूजा पाठ से। खैर ये ट्रेडिशन भी है, उनकी अपनी निजी आस्था भी हो सकती है, क्योंकि इंसान है हम सब की तरह। ऐसे नासा के अंदर मूंगफली देते हैं ना, क्या देते हैं? मूंगफली का डब्बा देते हैं जेपीएल में। तो फिर मतलब दोबारा जरा समझाइए। मतलब गुड लक विश होती है, मूंगफली का डब्बा आता है बॉक्स ऑफ पीनट किसी मिशन से पहले। हाँ, मतलब उनका तरीका विश करने का। तो अच्छा, आप ये तो नहीं बोलेंगे अंधविश्वास है, वो तो बिलीफ है। तो आप ऐसे हर चीज को बेसिकली कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना, जो मैं आप लेबल क्यों करना है? लेबल मत। ये तो आस्था वाली बात है मेरे ख्याल से। हर जगह पूरी दुनिया में अगर आप नास्तिक नहीं हैं, अगर आप आस्तिक हैं, तो आप अपने ईश्वर को आप उसका पूजा करेंगे, किसी भी धर्म का हो। तो आई थिंक इसके ऊपर कोई आलोचना करे ये गलत है। जी ठीक, मतलब इसको क्योंकि ये हुआ इंसान ही है ना, जब ये तस्वीरें आती है ना, तो इंसान है, उसका धर्म होता है। अगर उसका धर्म नहीं है तब तो अलग बात है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक चीज पॉइंट आउट करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन है, और ये इसरो का थ्रू आउट ट्रेडिशन देखा। अब ये एस सोमनाथ देखिए, इसके पहले देखिए, जब भी कोई सक्सेसफुल मिशन हुआ, व्यक्ति अकेला क्रेडिट कभी नहीं लिया, बिल्कुल इमीडिएटली अपना पूरा टीम को बुलाया, सोमनाथ साहब ने सबको बोलने सबको बुलाया। ये बहुत बड़ा लेसन है हमारा पॉलिटिशियंस के लिए। ठीक है, इस पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं सर, क्योंकि आप मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी, अफवाह कैसे ट्रैवल करती है। कल अगर आपने इंडिया टीवी पर वो बातचीत सुनी हो, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर से, फवाद चौधरी, बड़े वहां पर नोन आदमी हैं वो। तो वो बोले मुझसे कि साहब आपके यहां पर लेकिन पिछला वाला जो मिशन था, मैंने उनसे कहा कि आपने पिछली बार आलोचना की थी जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। तो उन्होंने कहा, फिर वो सफाई देने लगे, बोले वो दरअसल आप लोगों ने फिर ये भी बात थी ना कि आप लोगों ने तो उसका मुहूर्त निकलवाया था ज्योतिषियों से कह करके लॉन्च का। तो मैंने कहा जी ये जानकारी आप तक कहां से मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए ये सब बातें करना जरूरी है। वो मान के चल रहे थे कि हमने ज्योतिष से टाइम निकलवाया और उस पर हम उस वक्त रॉकेट छोड़ दिए। लॉन्च के लिए ये नहीं होता है। वो तो उस दिन अपने डिस्कस किया ना, चांद पास में है। हम इसलिए जा रहे हैं ना, जुलाई और अगस्त इसलिए थे क्योंकि चांद थोड़ा पास में है। That is the scientific reason we are going that time. सोमनाथ साहब की तीसरी तस्वीर भी वो दिखा दीजिए। साइंटिस्ट भी हम सब की तरह नॉर्मल इंसान होते हैं, उनका भी अपना पर्सनल स्पेस भी होता है, वो आपकी तरह कामयाबी को एंजॉय भी करते हैं, अपने सक्सेस को एंजॉय भी करते हैं। एक वीडियो उनका चल रहा है कल से जिसमें वो थोड़ा सा डांस भी कर रहे हैं। तो वो ये सब बहुत खुशी देने वाली तस्वीरें हैं। जब आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं, कोई अर्जित करते हैं, उसके बाद इस तस्वीर की मैं बात कर रहा था। तो और आज बातचीत उनसे, हमारे सहयोगी की बातचीत हुई है, बहुत बढ़िया किस्म के कैरेक्टर हैं, मतलब कॉन्फिडेंस भी है उनके अंदर। इसरो के अंदर कल्चरल इवेंट होते हैं, इसरो के अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिलता है। अच्छा, मतलब मैं इसरो की साइड से क्लब क्रिकेट खेला हुआ, ये आप पूरी संस्था है इसरो। हाँ, ये मतलब ये बहुत अच्छी संस्था है, मतलब प्यार करने वाली संस्था है। ठीक ठीक ठीक। अब चलिए, जो समय कम रह गया है, तो अब जो अगला हमारा संकल्प है उसकी सिद्धि कैसे होगी, और वो है गगनयान। अंतरिक्ष में हमारा हम में से एक भारतीय कब पहुंचेगा? राकेश शर्मा जी कौन से सन में गए थे? 1983। वो तो रशियन वाले में गए, लेकिन हाँ वो रूस के एक यान में गए, वो कॉस्मोनॉट थे। फिर वो कॉस्मोनॉट थे, मतलब रूस ने भेजा ना वहां ट्रेनिंग की और भेजा। वो हिंदुस्तानी एयरफोर्स के पायलट थे। हाँ, हिंदुस्तानी एयरफोर्स के पायलट थे। तो अब हम कब भेज रहे हैं अपना यान? बहुत जल्द अंतरिक्ष में। देखिए, और वो क्या बहुत मुश्किल काम है। देखिए, मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें एक इंसान को अगर हम भेज रहे हैं तो सिर्फ भेजना ही नहीं है, वापिस आना है। और आप जब स्पेस की बात करते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं हम स्पेस में जा रहे हैं, यानी आपको कम से कम एक लेवल है 100 किलोमीटर का मानते हैं अपन जनरली, उसके ऊपर जाना है। यानी आप एक बार एटमॉस्फेयर तो क्रॉस करने की बात कर ही रहे हैं। तो जब आप किसी इंसान को भेज रहे हैं, एक पेलोड भेजना और एक इंसान को भेजना थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे समझेंगे अपन? आप इसको समझिए, मालगाड़ी है और एक रेलगाड़ी है। लग्जरियस रेलगाड़ी बनाई जाती है क्योंकि उसमें इंसान ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मालगाड़ी जो उसमें माल जाना है, जो हैवी लोड जाना है, तो उसके और सस्पेंशन सिस्टम जो भी हैं डिफरेंट होते हैं। तो जब हम पेलोड को भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शेकी होता है या वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आप इंसान को भेज रहे हैं तो उसमें एक ह्यूमन फ्लाइट के लिए क्वालिफिकेशन होता है।
जो हमारे विकास इंजन है, जो लिक्विड इंजन है, उनको भी अब एक H उनके आगे लगाया जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन फ्लाइट क्वालिफाइड कर दिए गए हैं। जो LVM-3 है, उसके जो साइड बूस्टर्स थे, सॉलिड बूस्टर्स, उनके जो नोज कौन थे, उनकी डिजाइन को चेंज किया गया है, क्योंकि हमें ह्यूमन फ्लाइट क्वालिफाई करना है। मनीष, अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बात करें, हम फेज बाय फेज अगर बात करें, क्या हमारे पास वो रॉकेट तो है जो हमें अंतरिक्ष में ले जा सकता है? वो रॉकेट है हमारे पास, ठीक है, वो उतना वजन ले जा सकता है, और हमें 100 किलोमीटर हमें बनाना है, हमें चाहिए वो वेसल जिसके अंदर इंसान मॉड्यूल, वो मॉड्यूल की टेस्टिंग हो चुकी है। आपने सुना होगा कि बहुत पहले एक री एंट्री व्हीकल का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहां हम LVM-2 Mark II GSLV Mark II जब बना रहे थे, हमने उसको शायद 3-4 किलोमीटर तक भेजा है। हमें क्या करना, अंतरिक्ष में जाकर वापस आना है। तो जैसे कि अभी मनीष बता रहे थे, तो अगर हमें वापस आना तो वो बहुत हीट होगा, और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो ना जले, तो हमने जैसे नासा करता है, समुद्र में गिराता है, वो हम एक्सरसाइज, वो कैप्सूल बना चुके हैं, वो गिरा, और नेवी ने क्या कहते हैं, इंडियन नेवी ने उसको रिकवर कर चुके हैं। हाँ, वो हम कर चुके हैं। कैप्सूल हमने बाहर अंतरिक्ष में भेजा, वहां से वो वापस लौट आया। बिल्कुल, हमारी दो चीजों की जरूरत है। एक तो हमको रॉकेट, जैसा मनीष ने कहा कि एक रॉकेट चाहिए, एक आप किसी भी रॉकेट में ऊपर नहीं भेज सकते हैं। आपने जैसे LVM-3 देखा ऊपर, जो एक जिसके अंदर हमारा चंद्रयान था, उसी चंद्रयान को हटाकर आप उसके अंदर वो कैप्सूल डाल दीजिए, जिसके अंदर इंसान, वो कैप्सूल हमने टेस्ट कर लिया है, टेस्ट किया है। लेकिन अभी क्या होता है, जब आदमी उसमें जाता है तो ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम होता है कि वो सांस लेगा, उसको क्या कहते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा उसका, वो उसकी जो बाहरी केसिंग है वो टेस्ट हम कर चुके हैं। उसका मतलब एरोडायनामिक, मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब वो कितना ठोस है, गर्मी कितनी सहन कर सकता है, वापस आते हो तो जल तो नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये सब हमने कर ये हम कर चुके हैं। मतलब हमारा एम है। एक चीज सर और क्लैरिफाई कर लूं, आप ही बताइए दत्त साहब, जब अंतरिक्ष में जाकर के वापस आता है यान, तो जैसे यहां से उड़ान लेता है, बिल्कुल टिकी हुई एक उड़ान जा रही है, ठीक है, वैसे ही लौटता है क्या, या उसको समंदर में गिराया जाता है? उसमें पहले तो उसको डिबूस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको नियर अर्थ ऑर्बिट, वो भी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग चल रहा है। तो उससे उस स्पीड में यदि आपको ऊपर वायुमंडल में आ जाए तो जल जाएगा। इसीलिए एब्रेसिव लेयर लगाना होगा, मतलब जो अपने आप थोड़ा जल के स्पेसक्राफ्ट को, जिसमें इंसान है, बस जो भी री एंट्री व्हीकल है उसमें इंसान ना भी हो, वो जल ना जाए, तो और करना पड़ेगा। नासा ने अपना शटल में एक सिरेमिक पैनल बनाया था जो नहीं जलेगा, तो ऐसे कुछ आपको लेयर देना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोलना चाहिए, जैसे आप जब री एंट्री व्हीकल का टेस्ट हुआ वो अनमैन्ड था, आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक इंसान भेजे, बहुत पहले याद कीजिए जो डॉग भेजा जाता था इंसान ना भेज के, उसको भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मतलब वो सिर्फ सांस लेगा वो नहीं है, उतना देर में वो पानी भी थोड़ा पिएगा, उसको पानी छोड़ने का भी इंतजाम होना चाहिए। फिर उसमें कहीं प्रॉब्लम की, वहाँ तो जब ऑर्बिट घूमेगा तब पानी तो आप एक बूंद जाएगा तो बूंद तो घूमते रहेगा, किसी इंस्ट्रूमेंट में जाके फंस ना जाए। तो ये जो सारे फाइनर पॉइंट है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एक जिंदा इंसान रहेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या चाहिए, क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप तो नहीं होगा, उसको क्विकली रिसाइकल करना पड़ेगा। ये सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये सब करने में हमें कितना वक्त लगेगा? हम कहाँ हैं, किस स्टेज पर हैं? एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा था कि ये जब री एंट्री होती है, इसके दो तरीके होते हैं, और हिंदुस्तान ने दोनों तरीके मास्टर कर लिए हैं। मैं आपको ये बताऊं, वो इस तरह से कि जो अमेरिकन सिस्टम है वो समुद्र में गिराते हैं उस कैप्सूल को, और नेवी जाके उनको वहां से बचाती है। रशियंस क्या करते हैं, जो हमने अभी चंद्रयान के साथ किया है, वो समुद्र में नहीं, वो अपने रेगिस्तान में करते। चाइना वाले भी पहले रेगिस्तान में ही करते थे, वो धीरे धीरे उतरता है जीरो वेलोसिटी में, जैसा हमारा ये प्रज्ञान, ये हमारा रोवर जो उतरा था चांद पे, वो ऐसे सेम टेक्नोलॉजी यूज करके उसको उतारते हैं। हमने दोनों मास्टर कर लिया हमने। अब मास्टर मतलब चलो दोनों। अब सर मेरे पास समय कम है जरा, और इसके बाद एक और जवाब आप लोगों से चाहिए। हम इस गगनयान के कितना नजदीक या कितना दूर हैं अभी, कितना वक्त लग सकता है? मतलब अगले डिकेड का एक 5 से 10 साल लगेगा अभी, क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन चल रही है। हम ह्यूमनॉइड जो भेजना चाह रहे हैं वो भेजेंगे, लेकिन पूरा एक स्पेस सूट जो है, मेन जो सपोर्ट सिस्टम है, जो एक पूरा एनवायरनमेंट हम लेके जाते हैं, आपने देखा होगा वो पूरा बिल्कुल अलग उनका सिस्टम होता है, उसकी क्वालिफिकेशन होनी है। ठीक है। अब एक चीज का जवाब हमारे साथ, क्योंकि 3 वैज्ञानिक हैं
तो ये प्रश्न पूछा गया है, कुछ विदेशियों ने ये सवाल पूछा है कि भारत में गरीबी है और वो ये कह रहे उनको अभी लगता है कि भारत में शायद टॉयलेट्स भी नहीं है करोड़ों लोगों के पास। तो उन्होंने कहा आपके पास 70 करोड़ लोग तो टॉयलेट नहीं यूज करते हैं और आप लोग चांद पर जाना चाहते हैं, ये पैसे की बर्बादी नहीं है क्या? दत्ता साहब क्या जवाब है इसका? भारत में काफी घरों में टॉयलेट अभी भी नहीं है, वो बात सही है। बहुत घरों में हुआ है, अभी कुछ लाखों करोड़ों घर में प्रॉब्लम है। लेकिन कोई भी एक चीज, जैसे भारत में 140 करोड़ 142 करोड़ लोग हैं, यूके में तो 6 करोड़ ही लोग हैं, तो भारत एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज जा रहा है। अभी छूट किया गया, कुछ गरीबी है, कुछ लोगों को टॉयलेट नहीं है, वो इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है जो टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट का जो फ्रंटियर्स है वो हम यूरोप को छोड़ के रखें, वो हम यूएस को छोड़ के रखें और आने वाले 100 साल तक वो हमें डिक्टेट करते जाए। इसी कारण हमने, क्योंकि एकदम पहले हमारे पास कंपल्शन था, हम एकदम पराधीन देश से एक साथ साथ में एक जवाब ये देना चाहूंगा। एक अपने साथ में जिक्र किए थे, जो ब्रिटेन बोल रहा है हमारा 2.2 ये भी कहा कि फिर हम जो हमारी एड वापस करो। ये भारत में जब भारत में बड़ी इकोनॉमी है, नहीं वो तो छोड़ दीजिए। जब भारत में ब्रिटेन, तब ब्रिटेन नहीं था, इंग्लैंड जब आया 1757 में, भारत का इकोनॉमी दुनिया का इकोनॉमी का 24% हिस्सा हुआ करता था। जो स्थान कुछ साल पहले अमेरिका का था विश्व इकोनॉमी में, भारत का 1757 में भारत और चीन दुनिया का आधा इकोनॉमी होता था। ये हमारे डेटा नहीं है, यूरोपियन डेटा है। और ब्रिटेन था 2% से नीचे। जब ब्रिटेन भारत छोड़ा, ब्रिटेन 8.7% इकोनॉमी चला गया, भारत का 2% हमको लूट के गया। भारत से ब्रिटेन, प्रभात पटनायक का डेटा है, $47 ट्रिलियन, बिलियन छोड़ दीजिए, 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है, $47 ट्रिलियन यूके ने भारत से लूट किया। तो वो पहले वापस करें, हम $2.2 बिलियन को 3 गुना दे दें। इस पर एक छोटा जवाब। देखिए, साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसे डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। ये एक, आप मान लीजिए, एक कोशिश है कि हमारा जो अचीवमेंट है हम उसकी खुशी को तो भूल जाएं और भटका दें हमें मुद्दे से। ये वाली कोशिश है। हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है और वो क्या चाह रहे हैं ना कि इतना बड़ा अचीवमेंट, पहला नेशन सदर्न पोलर रीजन में, सॉफ्ट लैंडिंग, तो क्या करें कि थोड़ा सा हट जाए, ये मुद्दा कुछ और कर दें। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में नहीं है। कल ही जिक्र हुआ है मेरा, नहीं है, सब खुश हैं। चाहे आप नहीं तो आप बताइए, ईसा, नासा ने तो अपना पेलोड रखा है एक ऊपर, ईसा बोल रहा है मेरे ग्राउंड स्टेशन यूज कर लो। ये से मैसेज, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज भेजा है डायरेक्टर। सर मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहता हूं। तो ये जवाब भी उनको पहुंच गया। बहुत शुक्रिया करेंगे मनीष जी आपका, सौम्य दत्ता जी और दिनेश यादवीन जी, आप लोग स्टूडियो में आए और खास तौर पर ये हमारे यंगस्टर्स को बताने के लिए कि अगर वो भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। चांद और अंतरिक्ष मिशन पर आपके मन में जितने सवाल थे उनका वैज्ञानिक जवाब अभी आपको मिला।